जी मैडम, वी आर लाइव नाउ। Assalamualaikum everyone. This is Mariam Jamshed, CEO of ASOL AI Solutions. We have a very amazing personality with us today, a respected and well-known artificial intelligence teacher at PIIC, also head of computer science department at Ikra University. He has some PhD in computer science and currently having a fellowship at University of Kuala Lumpur, Malaysia. So please welcome Dr. Noman Islam. Assalamualaikum sir, how are you? Welcome, Sam. I'm fine. How are you? Good, thank you sir. Sir, thank you so much for joining this. It's an honor for us to have you here. होगा बिकॉज आप हमारे साथ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप आए और कैसे चैलेंजेस आपको फेस हुए और उसकी स्कोप कितनी है वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल होंगी हमारी यूथ के लिए। अच्छा जी, I'm Dr. Noman Islam और I started my studies in computer science from University of Karachi। सन 2002 की बात है, जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ रिसर्च में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कह सकते हैं। जब मैंने थीसिस स्टार्ट किया अपना कंप्यूटर साइंस में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR के ऊपर, तो डॉक्टर नासिर तौहीद साहब जो है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस वक्त और चेयरपर्सन भी थे, डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। तो उस वक्त मैंने जो है OCR पे काम किया था। उस ज़माने में तो मुझे अभी भी याद है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। OCR जो है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, अगर आपके पास जो है एक इमेज है, टेक्स्ट की इमेज है, टेक्सचुअल इमेज है। फॉर एग्जांपल आप जो है स्कैन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट को, तो वो इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर जो है, इंसानों के मुकाबले में ये डिफरेंस है कि इंसान तो टेक्स्ट पढ़ लेता है, इमेज से जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कंप्यूटर को अगर हम कहें कि ये जो इमेज है इसमें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर OCR जो है एक टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स का मजमूआ है आप ये कहें। तो उसके थ्रू हम जो है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्सचुअल इमेज के अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है। तो इसमें डिफरेंट फेजेस हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है सबसे पहले जो है आपने देखना है कि इमेज को जो है एक्विजिशन, थोड़ा सा हार्डवेयर एस्पेक्ट है कि इमेज एक्वायर कैसे की जा रही है। तो पहला फेज एक्विजिशन का है। उसके बाद जो है इमेज को रिप्रेजेंट करना है आपने। फिर यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग आ जाती है बहुत सारी। इमेज में अगर नॉइज़ है, नॉइज़ रिमूवल है, डिफरेंट तरह की नॉइजेस होती हैं, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है और डिफरेंट तरह की नॉइजेज है। नॉइज़ रिमूव करना है, इमेज जो है अगर टिल्टेड है तो उसका स्क्यू रिमूव करना। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। फिर एक फेज आता है सेगमेंटेशन का। इमेज में से आपने लाइंस एक्सट्रैक्ट करना है, लाइंस के बाद उसमें से करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है इंडिविजुअली। ये सेगमेंटेशन का फेज है। तो इमेज एक्विजिशन, इमेज प्री प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन, ये स्टेप्स हो गए। उसके बाद फीचर्स एक्सट्रैक्शन, इमेज में से जो करेक्टर्स निकल कर आए हैं उनके फीचर्स निकालना। फीचर्स एक्सट्रैक्शन के बाद जो है अगला फेज जो है क्लासिफिकेशन का है कि जो करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको क्लासिफाई करना है कि ये जो है कौन सा करेक्टर है, ए है, बी है, सी है, क्या है ये क्लासिफिकेशन का फेज हो गया। उसके बाद जो है OCR में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, कि वंस यू हैव डन a single pass of OCR, you have acquired the image, you have broken the characters into, you have broken the image into different segments, different characters, and then you have performed the classification. Then still there are chances of errors. तो आप क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग फेज के अंदर आप जो है उन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है बहुत सारी ग्रामेटिकल टेक्निक्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स। एक बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है वाइटरबी एल्गोरिथम। तो पोस्ट प्रोसेसिंग है। फिर OCR में बड़े रिसर्च इश्यूज हैं।
इंग्लिश के ओसीआर्स तो डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी प्रिंटेड पे ज़्यादा काम हुआ है, हैंड रिटन पे भी काम हो रहा है, देन मल्टीलिंगुअल ओसीआर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये मैंने जो है सन 2002 में जो है स्टडी स्टार्ट की थी। अभी भी मैं ओसीआर पे थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ उर्दू ओसीआर के ऊपर। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद जो है मैंने अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में फास्ट यूनिवर्सिटी से सन 2006 में। और मास्टर्स में मैं थोड़ा सा नेटवर्क साइड पे चला गया था, लेकिन उसमें भी जो है हमने मास्टर्स और पीएचडी में मेरा एडहॉक नेटवर्क्स का एरिया था, लेकिन उसमें भी हमने जो है डिफरेंट एआई के एल्गोरिथम्स लगाए। मिसाल के तौर पर एसोसिएशन रूल्स माइनिंग का एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है, वो मैंने इस्तेमाल किया था अपने एडहॉक नेटवर्क्स में सर्विस डिस्कवरी के लिए। तो एआई जो है इन्वॉल्व थी उसके अंदर, जो मेरा पीएचडी का एरिया था। देन इसके बाद जो है मैंने जो है प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन की। फिर मेरा सर ज़िया खान के साथ इंटरेक्शन हुआ पीआईएआईसी में, जब हमने जो है पीएफ कीट में सन 2016 में एक डेटा साइंस का कोर्स जो है स्टार्ट किया था सर ने, तो मैंने भी ज्वाइन किया था उस कोर्स को। और फिर वहाँ से हमारा जो है एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई सर ज़िया के साथ, आप कह सकते हैं, लर्निंग के हवाले से। तो फिर हमने जो है डीप लर्निंग पे काम करना शुरू किया। डीप लर्निंग जो है, अगर आप एआई के डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ें और आप ये देखें कि इनिशियली जो है सिंबॉलिक एआई पे बड़ा काम हुआ और एआई के डिफरेंट विंटर्स आए। यानी एआई जो है एक ज़माने में बड़ी जब आई सन 1950s में, तो इट हैज़ अ ग्रेट बूम। लोग ये समझते थे कि एआई विल टेक ओवर एवरीथिंग, लेकिन फिर एक डिसअपॉइंटमेंट फेज़ आया जिसको विंटर पीरियड कहा जाता है। तो इस तरह के कई फेजेस आए। एंड सिंस 2013-14 जब इमेज नेट कंपटीशन में जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू की कॉम्पिटिशन्स में, जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने जीतना शुरू किया। उसके अलावा जब अल्फ़ागो ने जो है ली सेडोल को 4-1 से हराया गो गेम में, तो उसके बाद से जो है डीप लर्निंग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो हमने भी जो है तकरीबन 2016 में हमने स्टार्ट कर दिया था, जब गूगल ने जो है टेंसरफ्लो लॉन्च किया था। उसके मेरा ख्याल है 2015 में लॉन्च किया था, आखिर में 2015 के। तो हमने जो है उसके बाद से जो है डीप लर्निंग पे काफ़ी रिसर्च की हमने, और फिर वहाँ से हमारा फेज़ चल रहा है। फिर हमने जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटिंग। तो वो जो है अभी कंटिन्यू है हमारा, हमारी क्लासेस होती हैं संडे वाले दिन बाकायदा। तो ये थोड़ा सा जो है मेरा जर्नी थी, लाइफ को मैंने समराइज़ किया, लर्निंग एक्सपीरियंस को अपने। ओके ग्रेट सर। तो सर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ही मास्टर्स किया था, उसके बाद आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आपने मूव किया, राइट? ऐसे ही था जी, या फिर मास्टर्स में भी नेटवर्किंग जो है से? ओ, मास्टर्स में भी जो है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया था। नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। लेकिन जो प्योर जो है डीप लर्निंग की साइड पे जो मैं मूव हुआ हूँ वो सन 2016 से। ओके सही। तो अगर हम अभी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी ऐसे सब फील्ड्स हैं जिसके अंदर अभी सबसे ज़्यादा स्कोप कौन सी फील्ड की है इसमें? लाइक रोबोटिक्स भी हो सकता है, डाटा साइंस भी हो सकता है। लाइक हम जो मेन आजकल जैसे सुनते हैं ना बज़वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, तो उसमें से कौन सी सबसे मोस्ट इन डिमांड, या फिर द पीपल शुड चूज और सिलेक्ट दैट फील्ड जिसकी ज़्यादा स्कोप है? अच्छा, एआई जो है अगर हम देखें तो आ, बहुत सारे फील्ड्स निकलती हैं एआई से, जिसमें जो है सिंबॉलिक एआई की साइड चले जाएं आप, लॉजिक की साइड पे चले जाएं, सिमेंटिक वेब है, और इसके अलावा स्वार्म इंटेलिजेंस है। ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स निकलते हैं। आजकल जो हाइप है वो डीप लर्निंग की हाइप है। डीप लर्निंग
से मुराद ये है कि आप जो है जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इंसान के दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसी को सिमुलेट करके जो है एक जो है आप यूँ समझें कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है जिसको एक प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो डीप लर्निंग में इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जिनका एक नेटवर्क होता है। तो ये जितना डीप होगा उतनी ज़्यादा जो है उसकी कैपेसिटी होगी, लर्निंग जो है उतनी ज़्यादा वो कर सकता है। तो डीप लर्निंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और डीप लर्निंग के जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में जो है आप लेबल्स होते हैं और डेटा होता है। अच्छा, डीप लर्निंग में जो है या मशीन लर्निंग में हम डेटा से लर्न कराते हैं, यानी आप ट्रेनिंग डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा कंप्यूटर को दे देते हैं, वो लर्न करता है। तो इसमें बड़े बहुत सारे डिसिप्लिन्स निकलते हैं, जिसमें से एक डिसिप्लिन जो है सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास कंप्यूटर विजन है। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके अंदर जो है आप इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिन पे काम हो रहा है। इसके अलावा डेटा साइंस जो कि एआई के कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं उसके अंदर। डेटा साइंस में जो है आप डेटा पे काम करते हैं, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा में से नॉइज़ रिमूव करना, डेटा को एनालाइज करना। और फिर एआई भी इसके अंदर आ जाती है कि एआई के थ्रू जो है आप प्रेडिक्शंस कराना। तो डेटा साइंस भी बहुत ज़्यादा जो है उसकी जॉब मार्केट है। तो ये 3-4 डिसिप्लिन्स हैं, कंप्यूटर विज़न, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे भी काम हो रहा है, जिसमें ड्राइवरलेस कार्स हो गए, वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, गेम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये डेटा साइंस, ये 4-5 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा असद, आप सर को स्पॉटलाइट में लेके आ जाएं, हम अभी सबसे क्वेश्चन लाइव क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, गुड। ओके सर, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। सर काइंडली शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एंटी चाइल्ड अडक्शन ऐप एप्लीकेशन। आई थिंक दिस इज जी, जी। अच्छा, ये एक कॉम्पिटिशन हुआ था यूएसए में। एक कॉम्पिटिशन, एक टेक्नोवेशन के नाम से एक कंपनी है, वो हर साल जो है पूरी दुनिया में जो है बेसिकली वो पहले जो है ट्रेनिंग कराते हैं। ये फैमिली कंपटीशन होता है जिसमें जो है आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ जो है, जैसे मैंने अपनी भांजी के साथ जो है वो 8 साल की है, तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ मिलके उनको पहले वो जो है ट्रेन करते हैं थोड़ा सा, और फिर जो है कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो इस दफ़ा तकरीबन जो है 250 लोगों ने जो है ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टॉप 6 में हमारी टीम थी। तो हमने बनाया था एक एंटी चाइल्ड एब्डक्शन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन थी ये। इसमें होता है इस तरीके से कि मोबाइल फ़ोन से एक्सेलेरोमीटर डेटा को कैप्चर किया हमने। मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जिसमें से एक एक्सेलेरोमीटर है। तो एक्सेलेरोमीटर के डेटा को कैप्चर किया और उसकी बेस पे प्रेडिक्शन की कि कोई बंदा जो है एब्डक्ट तो नहीं हो रहा, कोई बच्चा किडनैपिंग तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमने जो है टेंसर फ्लो पे एक मॉडल बनाया था। अब जब ये टेंसर फ्लो पे पाइथन में हमने बनाया इसको, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें तो मोबाइल पे चाहिए था, तो फिर हमने जो है इसको एक्सपोर्ट किया था टेंसर फ्लो लाइट में, और इसको जावा स्क्रिप्ट में हमने इस्तेमाल किया था, जिसके थ्रू हमने प्रोडिक्शन कराई थी। तो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आयोनिक फ्रेमवर्क हमने यूज़ किया था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। आयोनिक में हमने जो है मोबाइल ऐप बनाई और टेंसर फ्लो लाइट के थ्रू हमने प्रोडिक्शन कराई। और जब जो है एब्डक्शन जो है सस्पेक्टेड होता था तो मोबाइल फ़ोन जो है एक अलार्म बजाना शुरू कर देता था, सायरन, पुलिस वैन का सायरन बजाना शुरू कर देता था, और पेरेंट्स को जो है एक एसएमएस चला जाता था कि योर चाइल्ड इज़ इन डेंजर। तो ये एप्लीकेशन थी। ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप था, ऑब्वियसली इसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं अभी जिसको हम जो है कैटर कर रहे हैं।
तो ये जो है एक छोटी सी एप्लीकेशन हमने बनाई थी, जो कि वहाँ पे हमने जो है कल ही जो है इसका रिजल्ट आया है, हमने इसका टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर। ये तो थैंक पूरे समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था, जिसके अंदर पाकिस्तान की भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है कि आपने पाकिस्तान का नाम भी वहाँ पे जो है रोशन किया है। बिल्कुल। थैंक यू। तो सर इसके अंदर लाइक जैसे ही उसके सस्पेक्ट करता था abduction, तो ये कैसे हो सकता था कि मतलब उसके करीब जाते थे तो तभी ये बता देता था कि इट्स एक्सपेक्टेड टू बी और समथिंग लाइक दैट? ये कैसे, मुझे थोड़ा सा आप ये क्लियर करेंगे? अच्छा देखें, जो एक्सेलेरोमीटर होता है, जब आपका मोबाइल फ़ोन हिलता है, तो एक्सेलेरोमीटर जो है वो कुछ रीडिंग्स भेजता है। तो जब एब्डक्शन है उस वक़्त जो है मोबाइल फ़ोन जो है उसकी मूवमेंट डिफरेंट होगी, और जो नॉर्मली बंदा जो है ट्रैवल कर रहा है, बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करता था। एब्डक्शन के पैटर्न्स हमने रिकॉर्ड किए थे, कुछ सिमुलेट किए थे कि बच्चे की जेब में मोबाइल डाल के जो है उसको किडनैप करने की कोशिश की, तो ये पैटर्न रिकॉर्ड हो गया। अब इसी तरह का पैटर्न जो है अगर लाइव मिलता है हमें, मशीन लर्निंग के थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि इस तरह का पैटर्न है एब्डक्शन का, तो फिर जो है हम अलर्ट जनरेट करा देते थे। तो इस तरीके से था, डेटा जो है हमने सिमुलेट किया था। जी। ओके। तो सर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी ज़्यादा नॉलेज और नो हाउ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इसकी कितनी स्कोप होगी पाकिस्तान में? ये कितने हद तक आगे, जैसे हम दूसरी जगह अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट एवरीवेयर इन एवरी इंडस्ट्री, but in Pakistan we are lagging behind in a lot of things. So what is the scope in Pakistan right now in next 5 years? अच्छा जी, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। ऑब्वियसली ये बात तो सच है कि हमारे यहाँ एआई के इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। गवर्नमेंट का फोकस इतना ज़्यादा नहीं था पहले, और खैर अभी जो है हमने ज़िया खान साहब के साथ मिलके प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो उम्मीद है उससे टास्क फोर्स निकलेगी। इसके अलावा जो है एचईसी भी जो है उन्होंने भी जो है कुछ फंडिंग दी थी लैब्स वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा जैसे जो है एनईडी में जो है नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा पंजाब में भी डिफरेंट सेंटर्स हैं जो कि एआई पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है। अच्छा, जॉब्स जो है अभी एआई की इतनी जॉब्स नज़र नहीं आ रही हैं अभी मार्केट में। डेटा साइंस की जॉब्स आना शुरू हो गई। डेटा साइंस की भी जब हमने काम शुरू किया था सन 2016 में, तो उस वक्त डेटा साइंस की भी इतनी जॉब्स नहीं थी। तो डेटा साइंस की जॉब्स तो अभी हैं काफ़ी, और एआई की जॉब्स अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो लोग भी काम कर रहे हैं एआई के ऊपर लर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि फ्रीलांस की साइट जा सकते हैं वो ऑनलाइन। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, डिफरेंट जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, फाइवर है। और एक वजह ये भी है कि हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा जो है ये मैंने लर्न किया अपने एक्सपीरियंस से कि हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हमें जो है नज़र आता है कि इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं जिस पे काम हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, 5G पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम जो है हर सब्जेक्ट में जो है घुसने की कोशिश करते हैं। हमें फ़ोकस करना चाहिए किसी एक डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड पे जाना चाहते हैं, आपने चूज़ कर लिया, तो फिर आप जो है उस पे स्टिक करें, फ़ोकस करें। उसके बाद ही आप जो है हम पाकिस्तान से जो है शायद कोई एंड्रयू नैग निकल सके, या कोई बड़ा साइंटिस्ट निकल सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या कोई बहुत अच्छा डेवलपर सुंदर पिचाई बन सके। लेकिन उसके लिए फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह सर, यहाँ से भी ऐसे जेम्स निकलेंगे आपकी तरह ही, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन शायद हमारे ही किसी एडमिन की तरफ से है। वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, kindly guide us career path for those whose bachelor's is not in field of computer science and interested in master's in AI and data science। अच्छा, जिनका करियर पाथ डिफरेंट रहा है और अब वो आना चाहते हैं एआई या डेटा साइंस। अच्छा, इसमें भी डिपेंड करता है ना कि आपका बैकग्राउंड जो है साइंस का है, या कॉमर्स का है, या आर्ट्स का है। तो
अभी एचईसी ने जो है जैसे मिसाल के तौर पर अलाउ कर दिया है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंटर जिसका मेडिकल साइंस में है, तो वो कंप्यूटर साइंस की डिसिप्लिन में आ सकता है। इसी तरीके से जो है अभी इस पे बात की जा रही है कि जो है अगर आपका डिसिप्लिन जो है डिफरेंट है और आप जो है चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो ये अलाउड है। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप जो है किसी बाहर की कंट्री से जो है अपनी फर्दर स्टडीज़ को, अगर आपने ग्रेजुएशन जो है मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है या इवन मैकेनिकल में भी की है, तो आप जो है अपना डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। तो बाहर तो अलाउड है। पाकिस्तान में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी एचईसी की तरफ से, लेकिन वो भी जो है थोड़ा सा लीनियंट होते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है थोड़े से प्री रैक कोर्सेज करके भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे माजू है, वो कुछ अर्से पहले तक तो मास्टर्स करा रहा था। बीकॉम अगर किसी ने किया हुआ है तो वो कुछ प्री रैक कोर्सेज करने के बाद जो है वो उसका करियर पाथ जो है फिर वो कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकता है, कंप्यूटर साइंस में जा सकता है। इसके अलावा आप जो है अगर आप स्टडीज़ के हवाले से पूछना चाह रहे थे तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन अगर आप जो है इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो काम करने के लिए तो आपको कोई भी जो है रोक नहीं सकता। आप जो है आपके पास कोर्सेरा मौजूद है, डिफरेंट जो है मूक्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वहाँ से आप जो है अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, अपना लर्निंग जो है कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्रॉब्लम यही है, हम ये चाहते हैं, हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, हम फोकस नहीं होते हैं, वही बात कहूँगा मैं। हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, फिर हमें 6 महीने में सक्सेस नहीं मिलती, फिर हम जो है किसी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो एक ही डायरेक्शन को फोकस करके उस पर काम करते रहें करते रहें करते रहें, तो आपको जो है, क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको कम से कम जो है 2 साल 3 साल तो लगेंगे कि आप जो है किसी लेवल पे पहुंच सके। लेकिन जो है फोकस करना आपको बड़ा ज़रूरी है, परसिस्टेंट होके उस डायरेक्शन में काम करते रहें। लेकिन अगेन, आप अगर ये समझ रहे हैं कि 6 महीने में जो है आप आपने जो है जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, या आप जो है कोई रेप्यूटेबल जो है नेम अर्न कर सकेंगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक टाइम लगाना पड़ेगा आपको। तो सिस्टर, ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आजकल पाइथन में आ रही हैं और डेटा साइंस की भी कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस है, अगर वो कोई एक स्टूडेंट अचीव कर लेता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की कर ली, सिस्को की कर ली, उसके बाद उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए, तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ दैट इज दैट ओनली इनफ फॉर गेटिंग अ जॉब और स्टार्टिंग ए वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसके अलावा डिग्री का होना भी ज़रूरी है रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अभी और क्वेश्चंस हम लेते हैं, लेकिन ये प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अगर आपने जो है फ्रीलांसिंग जो है उसकी साइड पे जाना है, तो सर्टिफिकेशन जो है वो आपको एडेड एडवांटेज देता है, लेकिन असल जो है आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपने जो है कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, गिटहब पे जाएं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। गिटहब इज़ लाइक अ शोकेस। आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहें, पोर्टफोलियो बनाते रहें और गिटहब पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करते रहें। तो फ्रीलांस में यही होता है, अगर कोई क्लाइंट जो है आपसे बोलते हैं मुझे जो है ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो इस एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते है। तो अगर आपने उस तरह का प्रोजेक्ट पहले से किया हुआ है और आप गिटहब का लिंक शेयर कर देते हैं कि ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है मैंने पहले किया हुआ है इस तरीके का, तो 90% चांसेस हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है आपको मिल जाए। तो डिग्री जो है बाज़ जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो है ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे जो है अगर आपने जो है काम किया हुआ है तो आप डेफ़िनेटली आपको जो है जॉब मिल सकती है बगैर डिग्री के भी। तो मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है डेफ़िनेटली आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो असल में काम आना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर आप जो है सिर्फ एकेडमिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो है डेफ़िनेटली आपको डिग्री मस्ट है, लेकिन अगर आप जो है फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे तो आप जो है इजीली जो है, अगर आपको काम आता है और आपने जो है पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंस मौजूद है आपके पास, तो डेफ़िनेटली आपको जो है जॉब भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, बिज़नेस भी मिलेगा।
जी। जवाब दे दूँ मैं इस सवाल का जो अर्श ने क्वेश्चन पूछा है? जी, जी सर, बिल्कुल आप इसका आंसर दीजिए। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा है कि फॉर बिल्डिंग करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड आई गो फॉर बीएस इन कंप्यूटर साइंस और बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा, वैसे अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो आपको बीएस इन कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। ठीक है, बेस डिग्री जो है आपकी थोड़ी-सी ब्रॉड होनी चाहिए। अ, अगर जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बूम है, ठीक है? अगर जो है 10 साल के बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाता है, तो ये आप किसी जो बैचलर्स की डिग्री है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में हासिल करने के बजाय कंप्यूटर साइंस में हासिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं तो एआई में आपको करियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर जो है आपका इरादा होता है बाद में फील्ड चेंज करने का या किसी भी वजह से हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो वर्थ नहीं रहती है, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड पे चले गए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में किसी ने कर लिया, अब उसको नज़र आता है कि मार्केट नहीं रही कंप्यूटर नेटवर्क्स, या टेलीकॉम में लोग कर लेते हैं, अब टेलीकॉम की जॉब्स नहीं रही मार्केट में, तो उनको प्रॉब्लम होती है फिर स्विच करने में। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी जा सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी और मास्टर्स में भी आसानी होगी आपको। अच्छा, एरिक ग्रीन, योर क्वेश्चन इज दैट you are a beginner in machine learning and have interest in computer vision. Should I move to computer vision after learning basics of ML? जी, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद जो है आप कंप्यूटर विजन की साइड मूव कर दें। और बहुत अच्छी फील्ड है कंप्यूटर विजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। तो डेफिनेटली आप जो है मशीन लर्निंग की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो है आपको जो है कंप्यूटर विजन को डेप्थ में देखना चाहिए। अच्छा, उसामा नसीम, योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट वुड यू से आर कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक तो मिसकंसेप्शन जो ये है कि एआई विल टेक ओवर एवरीथिंग। तो जैसे कि एंड्रयू नेक कहता है कि एआई के जो है उसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो दो डिसिप्लिन्स निकलते हैं, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो नैरो इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि वो काम जो हम विद इन सेकेंड्स कर लेते हैं सोच के, हमने देखा और फ़ौरन डिसीजन ले लिया, तो इस तरह के काम जो है एआई अभी कर सकता है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट जनरल इंटेलिजेंस, कि एआई जो है मिसाल के तौर पर एक बुक पढ़ के जो है किसी बीमारी का इलाज करना शुरू कर दे, ऑपरेशन करना शुरू कर दे, तो डेट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी राइट नाउ। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और ये जो कहा जा रहा है कि इस पे बात भी की जा रही है कि एआई की वजह से जो है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो है फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। या एआई जो है जैसे मैट्रिक्स मूवी है, तो इस तरह की चीज़ें होना जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये अभी बहुत आगे की बात है। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तकरीबन जो 50-60 साल आगे की बात है। जी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अच्छा, डेटा साइंस जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट डिसिप्लिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। डेटा डेटा साइंस में क्या करते हैं, आपके पास डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट मालूम करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी सेल्स जो है क्यों कम हो रही है, ठीक है, वो फैक्टर आइडेंटिफाई करा। और डेटा साइंस के एंड प्रोडक्ट जो है वो जनरली कोई रिपोर्ट होती है या ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है आप किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप डेटा से लर्न करके
पैटर्न्स को लर्न करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आता है, फिर प्रोडिक्शन की तरफ हम जाते हैं। एआई जो है डेटा से लर्न कर लेता है, फ्यूचर में इस काबिल होता है कि कोई अननोन पैटर्न आता है, अनसीन पैटर्न आता है, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एआई को इस्तेमाल करते हैं हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कि जिसके अंदर इंटेलिजेंस हो, जबकि डेटा साइंस जो है डेटा के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर डिटेल के लिए आप जो है एंड्रयू नेक का एक कोर्स है एआई फॉर एवरीवन, उसका गालिबन वीक 2 है, तो उसको देख लें आप, तो वहाँ पे एआई और डेटा साइंस को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अर्श माह का क्वेश्चन है, इज दिस इनफ टू गेट प्रॉपर कमांड इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और शुड आई गो टूवर्ड्स मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? अच्छा, वैसे देखा जाए तो अगर आप जो है इफ़ यू डेवलप एक्सपर्टीज इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कितने दिनों में सीखेंगे। यू कैन लर्न अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1 वीक मैक्सिमम, या 3-4 दिनों में भी, या यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन रियल टाइम। ठीक है, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली आपने, पाइथन पे काम आता है, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, तो अगर आपने पाइथन पे काम कर लिया, डेटा साइंस पे काम आता है आपको, और आपके पास आर लैंग्वेज में एक प्रोजेक्ट आता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो वैसे तो एक लैंग्वेज को मास्टर करें अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि आपको हर साल जो है किसी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए, उससे आपका जो है विजन ब्रॉड होता है। तो ये भी एक बात है। लेकिन जो है मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है फोकस करें, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना। व्हाट इज़ द रोड मैप ऑफ डेटा साइंस? अच्छा, रोड मैप से मुराद आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर जो है मैं लर्न करना चाह रही हूँ डेटा साइंस, तो किस तरीके से क्या स्टेप्स होंगे। तो जैसे हम PIAIC में पढ़ाते हैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारा रोड मैप यही होता है। हम स्टार्ट करते हैं, पहले पाइथन को मास्टर कराते हैं, तो 3 महीने 4 महीने में हम पाइथन सिखा देते हैं। उसके बाद जो है डेटा साइंस की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, तो हम जो है नमपाई और पांडास पे फोकस करते हैं और मैटप्लॉटलिब पे फोकस करते हैं। ये हम जो है तकरीबन 3-4 महीने अगले इस पे फोकस करते हैं, और उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग पे हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा, डीप लर्निंग पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा, फिर आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप जो है यू कैन एडवांस योर सेल्फ। आप किसी भी एक फील्ड को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन को सिलेक्ट करके उसमें आप आगे बढ़ें। तो ये है, पहले पाइथन, नमपाई, पेंडास, और फिर जो है टेंसरफ्लो को देख लें आप लोग। तो ये है रोड मैप। तो ये कुछ क्वेश्चन हम्म, जी। तो सर आजकल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस जो है वो डेटा साइंस की तरफ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर डेटा साइंस को सीखना ज़्यादा, लाइक स्कोप किस चीज़ की ज़्यादा है वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डेटा साइंस इन पाकिस्तान? अच्छा, ये इंटरेस्ट की बात है। मैं तो ये कहूँगा दोनों डोमेन्स का अलग जो है एडवांटेजेस भी हैं, और आपका इंटरेस्ट जिसके अंदर है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो अगर आप शॉर्ट टर्म पे सोच रहे हैं तो डेटा साइंस पे आपको फोकस करना चाहिए। पेंडास एक लाइब्रेरी है, उस पे जितना अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है अगर कोई 6 महीने भी लगाए अच्छे तरीके से, तो उसको जॉब मिल सकती है अच्छी डेटा साइंस में। 6 महीने अगर वो लग के काम करे तो पेंडास पे अपनी ग्रिप मजबूत कर ले। पाइथन थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, नमपाई और फिर पेंडास। तो 6 महीने बहुत हैं अगर जो है वो फुल टाइम जो है अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जो है मैं ये समझता हूँ कि
एआई का ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटर विजन की जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, ये ड्राइवरलेस कार्स हैं, तो रियल एक्सपीरियंस तो वहीं पर ही आएगा, रियल एप्लीकेशंस तो वही हैं, जो कि पाकिस्तान में आई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर डोमेन को इम्पैक्ट लेकर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगले 25 सालों में जो है 47% जॉब्स जो है वाइप आउट हो जाएंगी। तो आप जो है यू विल नॉट बी सीइंग द ड्राइवर्स, कुक्स की जॉब ख़त्म हो जाएंगी, टीचर्स की जॉब जो है शायद ख़त्म हो जाए, लॉयर्स की जॉब हो गई, एनालिस्ट की जॉब हो गई, तो ये जॉब फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, तो ये जॉब्स तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। तो ऑब्वियसली रियल इम्पैक्ट तो एआई का ही आएगा, लेकिन वो थोड़ी सी दूर की बात है, लेकिन वो इंशाल्लाह होना तो है पाकिस्तान में भी, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन दैट इज़ द फ्यूचर। जी, क्वेश्चन है एक और। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ये डीप लर्निंग जो है काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। आप जो है गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग केगल कर्नल्स, केगल के कर्नल्स को देखना शुरू कर दें और पार्टिसिपेट करें कॉम्पिटिशन्स के अंदर, बहुत अच्छी बात है। तो केगल के जो कर्नल्स हैं उसको रीड करें रोज़ाना, जो है आप जो है एक टाइम फिक्स कर लें कि मुझे 1 घंटे जो है कोड को रीड करना है। इसके अलावा एक कोर्सेरा पे जो है कोर्स है केगल कॉम्पिटिशन्स के बारे में, उसको देखें, बड़े उन्होंने अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। मिसाल के तौर पर डेटा लीकेजेस हैं, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। बाज़ औक़ात डेटा के अंदर ही जो है ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो डेटा लीकेजेस हो गए हैं, और इस तरह की बहुत सारे टेक्निक्स हैं। लीडर बोर्ड में जो है फॉर एग्जांपल आप जो है किस तरीके से सबमिशंस करनी चाहिए, सबमिशंस करके भी आप लर्न कर सकते हैं कि आप कितने परसेंट जो है आप जो है लीडर बोर्ड में कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सबमिशन किस लेवल पर है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है आप जो है अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं केगल पे। तो वो कोर्स ज़रूर देखें, कोर्सेरा पे मौजूद है कोर्स। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। एक क्वेश्चन ये था आपसे कि आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, और आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वैसे तो हर सेक्टर में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बन जाता है, बट आपके नज़दीक इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड किस सेक्टर में होगी? अच्छा, वैसे आपकी बात सही है कि हर सेक्टर में जो है ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान को बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वहीं पर ही होनी चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है। एक तो पाकिस्तान को जो है डिफेंस सेक्टर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय करना चाहिए अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सर्वाइवल की बात है, कंट्री का सर्वाइवल इसी के अंदर है। इसके अलावा कुछ अर्से पहले तक हमारे यहाँ इशू था, टेररिज्म का इशू था, तो उसको कम्बैट करने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है कि सोशल मीडिया पे जो है आप जो है एनॉर्मलस एक्टिविटीज़ को जो है डिटेक्ट करें। या इसके अलावा और भी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ सकता है। फिर एजुकेशन सेक्टर में जो है जो हमारे मेल प्रैक्टिसेस हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अरकम बिन ताज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स वी हैव टू लर्न फॉर कंप्यूटर विजन लाइक ओपनसीवी एंड टेंसरफ्लो। अच्छा, ओपनसीवी और टेंसरफ्लो तो जब आप मशीन लर्निंग की बेसिक्स लर्न कर लेंगे तो आपको ओपनसीवी भी आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, टेंसरफ्लो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो कंप्यूटर विजन है ना, उसके लिए आपको जो है उसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो टेक्निक्स हैं, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे काम करता है, सिमेंटिक सेगमेंटेशन कैसे काम कर सकता है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन कैसे काम करता है। तो
ये इसकी थ्योरी पढ़ना, जैसे योलो है, योलो कैसे काम करता है, या तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे और उसको जो है थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करके देख लें तो बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर योलो जो है खुद इम्प्लीमेंट करके देखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है वैसे हमारे पास प्री ट्रेन्ड लाइब्रेरीज़ हैं तो इसको इस्तेमाल करना तो कोई मसला नहीं है। प्री ट्रेन्ड लाइब्रेरीज़ है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जो है कोई फ्रूटफुल किस्म का या कोई इम्पैक्ट वाला काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। अच्छा, व्हिच कंट्रीज़ आर बेस्ट टू परस्यू पीएचडी इन दिस फील्ड? वैसे तो यूएस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है। यूएस और चाइना ये 2 कंट्रीज़ हैं और बाकी यूरोप साइड पे भी जो है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग को आप ज़रूर देखें। दुनिया में 2 रैंकिंग्स हैं, एक टाइम्स की रैंकिंग है और एक यूएस की रैंकिंग है। तो इन 2 रैंकिंग्स को आप ज़रूर देखें यूनिवर्सिटी की, जो टॉप 10 या टॉप 20 या इवन टॉप 50 में भी जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वहाँ से आप परस्यू करें पीएचडी। तो रैंकिंग देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं आप अर्शमा, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है ऑब्वियसली की है। अगर आप जो है अच्छा, अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है अप्लाइड साइड पे जाना चाह रही हैं या आप जो है रिसर्च एंड पे जाना चाह रही हैं। ठीक है, अगर आप जो है अप्लाइड साइड पे जाना चाह रही हैं, आप जो है डेवलपर बनना चाह रही हैं, या तो पीआईसी का फोकस जो है डेवलपर्स प्रोड्यूस करना है। तो इस वजह से जो है उनका जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो थोड़ा सा अप्लाइड नेचर का है। उसके अंदर हम टूल्स पे काम कराते हैं, फ्रेमवर्क्स पे काम कराते हैं। लेकिन अगर आपको जो है, अगर आप इतना ही फोकस है आपका, तो आपके लिए सही है। आप जो है पीआईसी से जो है आप ये चीज़ें लर्न करेंगे, आपको जो है डेटा साइंस के टूल्स पे काम आ जाएगा, एआई के टूल्स पे काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है मिसाल के तौर पर कंप्यूटर विजन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसकी आप थ्योरी पढ़ने बैठे, तो उसके लिए आपको स्टैट्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। उसके लिए कोर्सेरा पे कोर्सेज मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, तो उसको देखें आप, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप जो है थ्योरेटिकल एंड पे जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह कर सकते हैं? ये हमें किस तरह हमारी कंट्रीज़ को हेल्प कर सकता है, हमारी कंट्री को हेल्प कर सकता है कि हम इससे आगे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन में उसको बेस्ट करें, या उनके साथ किस तरह हम डिप्लोमेसी से खेल सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस? अच्छा, कुछ दिनों पहले जो है मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था गेम थ्योरी के ऊपर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गेम थ्योरी जो है उसको इस्तेमाल करके मिसाल के तौर पर ईरान कहता है कि जो है अगर इसराइल जो है ये काम करेगा तो हमने ये एक्शन लेना है, हमने अटैक करना है, मिसाल के तौर पर। और इसराइल भी इसी तरीके से कहता है। तो फिर यहाँ पे गेम थ्योरी आती है कि आप ये देखते हो कि अगर वो ये एक्शन लेगा तो उसके अगेंस्ट उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे फिर एक तवाज़ुन फाइंड करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा तवाज़ुन जिसमें जो है दोनों एंड जो है सेटिस्फाइड होते हैं। उस इक्विलिब्रियम में इंटरनेशनल रिलेशन में तवाज़ुन रहता है। कोई भी कंट्री जो है ऐसा एक्शन नहीं लेती जिससे जो है उसको नुकसान हो। तो वो जो है जितने भी कॉज एंड इफ़ेक्ट्स हैं और जितने भी फ्यूचर के सिनेरियोज़ हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो सामने वाला क्या काम करेगा, इसके अगेंस्ट फिर मैं मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे, और उन ऑप्शंस को अगर मैं परस्यू करता हूँ तो सामने वाला क्या काम करेगा। तो ये पूरा ट्री बना के जो है बैलेंस इक्विलिब्रियम फाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उसने आखिर में प्रूफ किया था, आखिर में उसका एनालिसिस ये था कि ना ही ईरान जो है अटैक करेगा, ना ही इसराइल अटैक करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं अभी।
अटैक करते हैं तो फिर दोनों का नुकसान है। तो ये तवाज़ुन इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड किया? एआई के थ्रू, गेम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एआई की एक एप्लीकेशन हो गई। तो इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है कि आपने जो है सामने वाले के माइंड को पढ़ना होता है कि वो क्या एक्शंस ले सकता है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर वो ये एक्शन लेगा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो ये पूरा ट्री बनता है जिसमें आप जो है काफ़ी डेप्थ में जाके देखते हैं कि इस ऑप्शन के अगेंस्ट क्या ऑप्शंस हैं, फिर इस ऑप्शन के अगेंस्ट क्या ऑप्शंस हैं, और फिर पूरा ट्री बना के इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एआई की एप्लीकेशन आती है। ठीक है जी। Oh, तो सर ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिसर्च पेपर्स, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ज़्यादा यूजफुल हैं? लाइक आजकल तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई, कोर्सेज आ गए, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सो व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रैक्टिस एंड रीडिंग? अच्छा, रिसर्च पेपर्स जो है, एक वेबसाइट है archive.org, arxiv.org। तो रिसर्चर्स जो हैं अपने रिसर्च पेपर्स नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। तो यहाँ से जो है आपको जो है, ये एंड्रू नेक ने भी जो है अपने एआई फॉर एवरीवन के कोर्स में जो है उसने बताया है कि इस वेबसाइट को आप ज़रूर देखें, यहाँ पे एआई के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा scholar.google.com पे जाके आप आराम से जो है अच्छे खासे पेपर्स आपको मिल जाते हैं। scholar.google.com पे जाके कोशिश करें लेटेस्ट पेपर्स जो हैं उसको पढ़ें आप। ठीक है, तो scholar.google.com हो गया, archive.org हो गया। फिर अगर कोई पेपर ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है तो साई हब के नाम से एक वेबसाइट है। तो 99% जो है आपको पेपर वहाँ से मिल जाएगा। शायद 1% पेपर्स होंगे जो आपको ना मिल पाए, 99% पेपर्स आपको साय हब पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो 1% पेपर्स आप नहीं मिल रहे हैं आपको, उस पेपर के जो ऑथर है आप उसको ईमेल करें तो वो आपको पेपर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आप रिसर्च पेपर्स कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अब कौन से पेपर्स पढ़ने चाहिए आपको? तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि पेपर्स की रैंकिंग जो है शाया करते हैं कि ये पेपर्स जो हैं कंप्यूटर विजन के 2020 के बेस्ट पेपर्स हैं। तो उन पेपर्स को आप ज़रूर देखें। एनएलपी के अंदर ये पेपर्स बेस्ट हैं सन 2019 के 20 के। तो इन पेपर्स को आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पेपर्स इस साल के बेस्ट पेपर्स हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें। तो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं जी। ओके, वी स्टिल हैव 13 और 12 मिनट्स, तो उसके अंदर हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सर एक अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने क्या ऐसे कहा था, जॉब्स ओपन की थी, वैकेंसीज ओपन की, जिसके अंदर उसने लिखा था कि वी डोंट रिक्वायर एनी डिग्री, वी जस्ट सी द स्किल्स। तो क्या ये अब ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है कि सिर्फ स्किल्स और सर्टिफिकेशंस पे होगा, या फिर ये एक सिर्फ लाइक हम कह सकते हैं कि सिर्फ इलॉन मस्क की तरफ से ही स्टार्ट किया गया था? मेरा तो ये ख्याल है कि जो है आपको जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, मार्केट में तो काम आना चाहिए आपको। तो इफ़ यू नो द स्किल्स, इफ़ यू कैन वर्क, देन यू हैव द ओपनिंग्स, यू हैव द अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि एकेडमिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करती है। तो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू एकेडमिक्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो है वहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज जो है यू शुड नो द स्किल्स, आपको स्किल्स आने चाहिए, और यू शुड हैव द स्किल्स, और जो है उसकी बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि आपने स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन पढ़ा है आपने, लेकिन जब आप जो है कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं या कोई ट्यूटोरियल देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इसकी वजह ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस का नहीं है।
शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी जो है प्रोग्रामिंग को, क्योंकि ये तो फाउंडेशंस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये हर लैंग्वेज में होती हैं ये चीज़ें। तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और कुछ बुक्स हैं पाइथन की, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स को देखें। स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन जो है उसने जो है पाइथन को जो है बहुत बेसिक्स कवर की हुई है, तो आपको थोड़ी सी एडवांस बुक पाइथन की देखनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, आइट्रेटर्स क्या होते हैं, और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है जनरेटर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप जो है ये प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ नहीं है। प्लेटफॉर्म तो मैंने कह दिया ना, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे काम आ गया तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो फोकस तो करना है ऑब्वियसली आपने, लेकिन जो है ये चीज़ें तो लाजमी है, इन चीज़ों को तो आपने लर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आपका शायद बैकग्राउंड जो है प्रोग्रामिंग का नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3 साल के बाद जाके आप इस काबिल होंगे कि जब कंफर्टेबल हो जाएंगे आप जो है किसी नई चीज़ को लर्न करें। ओके, थैंक यू सर। सर, जैसे कि डेटा साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स का जानना ज़रूरी होता है, तो क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना ज़रूरी है, या फिर अगर किसी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, लाइक इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम आर्ट्स, मे बी किसी और सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो उनको क्या मैथमेटिक्स पहले सीखना ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू दिस फील्ड? अच्छा, इसका जवाब तो मैंने पहले दिया ना, कि अगर आप जो है अप्लाइड एंड पे जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंड्रोनेक के कोर्सेज होते हैं, वो जो पढ़ाता है, अगर आप वो कोर्सेज देखें तो वो मैथमेटिक्स को जो है बिल्कुल पीछे रख के पढ़ाता है। जैसे फ्रैंकॉइस शॉलेट की बुक है डीप लर्निंग इन पाइथन, तो उसमें जो है वो मैथमेटिक्स को बिल्कुल उसने जो है इवन जो है मैथमेटिक्स के लिए उसने कोड लिख दिया है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के। तो अगर आप अप्लाइड साइड पे रहना चाहते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स ठीक सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा तो मैथमेटिक्स आना सीखना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप जो है एल्गो समझना चाहते हैं, आप इनोवेशन लाना चाहते हैं, आप जो है एंड्रोनेक बनना चाहते हैं, फ्रैंकॉइस शॉलेट बनना चाहते हैं, आप जो है कोई फ्रेमवर्क खुद लिखना चाहते हैं, इस लेवल का काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली आपको। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रही है? अभी जैसे मैंने बताया कि हमने एक एंटी चाइल्ड अबडक्शन मोबाइल ऐप बनाई थी। इसके अलावा पीआईआईसी जो है कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, वो मैं उसकी डिटेल्स नहीं बता सकता यहाँ पे। तो आपने ये पूछा कि जो है हम किस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, तो एंड्रोनेक ने जो है एआई फॉर एवरीवन में इसका जवाब दिया कि आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप फार्मास्यूटिकल डोमेन में हैं तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो है आप कोई ऐप बनाएं। तो जिस एरिया में मौजूद हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसको अलाइन करने की कोशिश करें एआई के साथ। इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप जो है नई किस्म की इनोवेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो वो कोर्स ज़रूर देखें, एआई फॉर एवरीवन, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी कंपनी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कोर्स ज़रूर देखें। अच्छा, आप पीआईआईसी के स्टूडेंट हैं, आप पूछना चाह रहे हैं कि एआई का स्कोप है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में एआई की जॉब्स आना शुरू हो गई हैं, और बिल्कुल स्कोप है एआई का, और डेटा साइंस का तो स्कोप है ही ना। पीआईआईसी ने जो है आपको डेटा साइंस इतनी सिखा दी है, पाइथन, नमपाई, पेंडास, तो उसके बाद जो है आपको यू कैन ईजिली फाइंड अ गुड जॉब। आप जो है ज़रा पेंडास को अच्छे तरीके से कर लें तो आपको डेटा साइंस की बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। फ्रीलांसिंग जो है उसमें भी बहुत स्कोप है, बिल्कुल। तो स्कोप तो बहुत है, आपको पॉलिश करना पड़ेगा अपने आप को। आफ्टर पॉलिशिंग योर सेल्फ
you have different opportunities. You can go to the AI domain, or you can start working on data science. So it's up to you. तो प्रैक्टिस के लिए जिस तरह स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस वो नहीं कर पा रहे होते मोस्टली, जो मैंने भी नोट किया है, तो उसमें क्या करना चाहिए? लाइक डेली कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या फिर कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके प्रैक्टिस हो सकती है? लाइक हाउ टू कीप प्रैक्टिसिंग जो भी हम सीख रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए एक तो ये kaggle.com है। kaggle.com पे कोड मिल जाएंगे। कोड को पढ़ने से जो है जितना लर्न करता है इंसान, शायद किसी बुक को पढ़ने से भी इतना लर्न नहीं करता। तो डेफिनेटली आपको जो है दूसरों के कोड को स्टडी करना चाहिए। तो kaggle.com पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे कर्नल्स मौजूद होंगे, लोगों ने कोड शेयर किए हुए हैं, उसको पढ़ें। तो वहाँ से जो है आपको लर्निंग हो सकती है। इसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, वहाँ से लर्निंग हो सकती है। डिफरेंट बुक्स हैं, उनको स्टडी करें, उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करें, वहाँ से लर्निंग हो सकती है। अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करें और गिटहब पे शेयर करें। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनकी मदद से जो है आप यू कैन गेट योर हैंड्स डर्टी विद द कोड। सर कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, गिटहब पे भी होते हैं, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट कर लें तो क्या ये अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत लर्निंग होगी आपकी। इतना लर्न करेंगे आप, आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई होगा। जैसे मैंने कहा कि शायद आप किसी बुक से भी इतना लर्न नहीं करेंगे जितना किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करने से। वहाँ पे आपको दूसरों का कोड रीड करने को मिलेगा, और उसमें जो आप इश्यूज में फंसेंगे ना, मिसाल के तौर पर आपने जो है कोड चलाने की कोशिश की, कोड नहीं चल रहा, फिर आपको पता चला कि ये लाइब्रेरी इस कोड पे डिपेंडेंट है, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, उसके अलग इश्यूज को देखना, तो आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई होगा। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे डेफिनेटली काम करें, उससे मल्टीपल फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, दूसरी आपकी नेटवर्किंग होगी, आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी आपको। आपको लोग जानना शुरू हो जाएंगे कि ये बंदा जो है इंटरनेशनली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो आपकी रिकग्निशन भी होगी। ओके, वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट नाउ, तो एक के लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ले लेते हैं। जी, अच्छा, पाइथन पढ़ लिया आपने, पेंडास और नमपाई की लाइब्रेरी देख ली, तो लाइब्रेरीज तो बहुत हैं भाई, कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर लर्निंग न्यू लाइब्रेरीज। जैसे आपको जो है साइकिट लर्न को देखना चाहिए, जैसे जो है आपको जो है मैटप्लॉटलिब को देखना चाहिए, और इसके अलावा जो है डिफरेंट विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं, और लाइब्रेरीज भी नहीं बहुत सारी मौजूद हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपने ये भी देखने की ज़रूरत है, डेटा साइंस जो है ख़त्म नहीं हो जाती यहाँ पे, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हो गई, जैसे जो है डेटा जो है अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है तो आपको जो है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक हो गई, उसको देखना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली यू यू हैव टू बी रेडी फॉर लर्निंग। आपको लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं लगा सकते आप। जी ये रिजवान मुकाती उनका कोई क्वेश्चन है, ये लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं सर। जी, रिजवान, आपका एमएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। मेरा ख्याल है एचईसी ये बार हटाने वाली है कि आप जो है पीएचडी जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में करना चाह रहे हैं ना आप इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो अभी तो मेरा ख्याल है शायद रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये हट जाएगी। और ऑब्वियसली अगर आप जो है बाहर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जो है पीएचडी कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पीआईएआईसी का सर्टिफिकेट जो है, देखें, सर्टिफिकेट की कोई ऐसी वर्थ नहीं होती, असल वर्थ होती है आपके काम की, आपके स्किल्स की वर्थ होती है। पीआईआईसी का सर्टिफिकेट आपको जॉब में तो काम दे सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ डिग्री। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि इसको दिखा के आपको जो है कोई वेवर मिल जाएगा
या कोई आसानी हो जाएगी एडमिशन में, तो वो डिग्री तो नहीं है ना ये, तो ये आपको एडवांटेज वहाँ नहीं देगा, लेकिन जॉब मार्केट में एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिल सकता है। क्वेश्चंस अब एंड करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। सर इज इट ओके फॉर यू 3 क्वेश्चंस और ले लें? जी जी बिल्कुल। असद आप अच्छा, अगर आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड करा सकते हैं, लिंक्डइन पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी आप जो है मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं मैसेंजर पे, ठीक है। बाकी हमारा एक ग्रुप है लर्न एआई विद डॉक्टर नुमान, फेसबुक के ऊपर लर्न एआई विद डॉक्टर नुमान फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई स्पेसिफिक एरिया पूछना चाह रहे हैं आप एआई के लिए, डेटा साइंस के लिए? बहुत एरियाज हैं, कंप्यूटर विजन की साइड पे चले जाएं आप, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम कर सकते हैं आप, जो है सिमेंटिक सेगमेंटेशन पे काम कर सकते हैं आप, जो है ओसीआर पे काम कर सकते हैं, ओसीआर पे आप उर्दू पे काम करें, बहुत स्कोप है। जितना नैरो डाउन करेंगे अपने आप को उतना अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो आप जो है एनएलपी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आजकल जो है ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स के ऊपर काम हो रहा है, तो बहुत एरियाज हैं जिस पे काम किया जा सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, रिकमेंडेशन सिस्टम को अप्लाई किया जा सकता है। अभी मेरा एक रिसर्च पेपर शाया हुआ है जिसमें मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम को जो है 5G नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई किया, तो बहुत एरियाज हैं जिस पे काम किया जा सकता है। किसी भी एरिया में एआई को अप्लाई करके ये एक अलग एरिया बन जाएगा। किसी भी डोमेन को जो एआई नहीं है उसमें आप एआई इन्वॉल्व करके वो भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप के लिए आजकल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एआई में इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर रही हो स्टूडेंट्स की। अच्छा, इंटर्नशिप तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वैसे तो PIAIC भी जो है आपको बूट कैंप कराता है, तो वो ज्वाइन कर लें, उससे आपको जो है काफ़ी लर्निंग होगी। और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप जो है आराम से जो है फेसबुक पे ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आपको जो है एडवर्टीजमेंट्स मिलती रहेंगी, जॉब एडवर्टीजमेंट्स हैं, इंटर्नशिप की एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। दुनिया बहुत शॉर्ट हो गई है, छोटी हो गई है दुनिया, तो आप जो है आसानी से जो है अगर कोई जॉब ओपनिंग निकलती है तो आपको आसानी से जो है मिल पता चल जाता है। एक ज़माना था जब ये एडवर्टाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी चीज़ें, लेकिन अब तो फ़ौरन पता चल जाता है कि कहाँ इंटर्नशिप आ रही है, तो आप अप्लाई करें, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, तो आपको जो है इंशाल्लाह बिल्कुल इंटर्नशिप मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक का जो इंटरेक्टिव सेशन बहुत अमेजिंग रहा। वैसे तो हमने आपसे PIIC में भी बहुत कुछ सीखा है और 5G में भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज डिफरेंट एक डोमेन थी। Thank you so much for your guidance and joining us. Inshallah, we are looking forward to have you again with us. It's an honor for us to have you here. Thank you for your time. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।